हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री सीताराम। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा नाउन का सेशन चल रहा है वो ऑलरेडी हम कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। टॉपिक क्या है आपका? कंडीशनल सेंटेंस। आप लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इन 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपकी सीडीएस एनडीए एग्जाम होती है और आपकी जो एसएससी के सारे एग्जाम होते हैं, उसमें इस चैप्टर का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को अभी जल्दी से कवर अप कर लेंगे और जो हमारा नाउन की क्लासेस चल रहे हैं रेगुलर सेशन, वे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ये हम 2 लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस हमारा कवर अप कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस, है ना। कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअल में होते क्या है? ठीक है, तो इसको हिंदी में डिनोट किया जाता है, कहते हैं सशर्त वाक्य। हिंदी नाम क्या होता है इसका? सशर्त वाक्य, या इसको इजी लैंग्वेज में हम कहेंगे शर्त वाले वाक्य। आप बहुत इजी में समझिए, शर्त वाले वाक्य। शर्त भैया, कंडीशन का मतलब ही आप जानते हैं, शर्त होता है कोई कंडीशन रखी गई है, मतलब कि आपके सामने कोई शर्त रखी गई है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि शर्त वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की कोई शर्त रखी जाती है और उस शर्त का कोई परिणाम निकल के आता है, उसका कोई रिजल्ट या कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखता है। ठीक है, इस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वे वाक्य जिनमें कोई शर्त रखी जाती है और उस दूसरे वाक्य में उसका परिणाम बताया जाता है, वे क्या होते हैं? आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो अगर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसको हिंदी में डेफिनेशन। वे वाक्य जिनमें कोई शर्त रखी जाती है या होती है, शर्त होती है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम दर्शाया जाता है। ये क्या होते हैं? आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं कि अगर मैं आऊंगा, अगर मैं घर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ आई कम होम आई विल मीट यू। ठीक है, हिंदी क्या होगा इसका? हिंदी सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं घर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। इंग्लिश में इसको डिनोट किया हमने, इफ आई कम होम आई विल मीट यू। ठीक है, अब देखेंगे भैया इसमें कंडीशन क्या हो रही है और इसका परिणाम क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम एक कंडीशन रख रहे हैं, एक शर्त रख रहे हैं। शर्त क्या है भैया? कि अगर मैं घर आऊंगा, ये शर्त रखिए, अगर मैं घर आऊंगा, इसका परिणाम क्या है? कि अगर मैं घर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। तो ये क्या है? आपका रिजल्ट बताने का काम कर रहा है ये वाला सेंटेंस। और फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम क्या रख रहे हैं? कोई शर्त रख रहे हैं। ठीक है, कि अगर मैं घर आऊंगा इसका परिणाम क्या होगा? कि आपसे मिलूंगा। अब अगर मैं घर ही नहीं आऊंगा तो उससे मिल ही नहीं सकूंगा। ठीक है, तो ये इसका परिणाम है और ये इसका क्या है? कंडीशन, शर्त रखी जा रही है ना। आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि जो आपका सेकेंड वाला, जो परिणाम वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है? ये आपकी शर्त वाले वाक्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पूरा 1 बाय 1, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, ठीक है, ये क्लॉज क्या होता है, सेकेंड वाला क्लॉज क्या होता है, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको डिनोट करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लिखेंगे इसमें स्ट्रक्चर। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक कंजंक्शन यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? इफ, है ना। ये मोस्टली इफ से स्टार्ट होता है ना। इफ के बाद होता है आपका क्या? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका दिखाई देगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब, ठीक है, या इसको हम सीधा ऑब्जेक्ट के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्लॉज होगा,
है ना। फिर इसका परिणाम बताने का काम दूसरे वाक्य में होगा, कॉमा लगा के इसको सेपरेट करते हैं। दूसरे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें भी आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा, हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा, मेन वर्ब दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो ये स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से होता है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब इस वाले वाक्य में हम क्या कहते हैं, शर्त रखते हैं, और इस वाले वाक्य में हम उसका क्या बताते हैं, परिणाम या रिजल्ट बताते हैं। अब इन दोनों क्लॉजेस को कहते क्या है, ये एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज आप देखेंगे तो क्लॉज कुछ नहीं, शब्दों का समूह होता है। क्लॉज होता है शब्दों का समूह जिसमें कोई ना कोई वर्ब होती है या कुछ अन्य शब्द भी होते हैं, या पूरा की पूरा वाक्य भी हो सकता है। शब्द क्लॉज में क्या हो सकता है, पूरा सेंटेंस भी क्लोज हो सकता है, या केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट भी क्लोज हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो क्लोज नहीं है, वाक्य का छोटा खंड। क्लोज को हम ऐसे समझ लेंगे, वाक्य का छोटा खंड। अब ये पूरा स्टेटमेंट है भैया, इसका एक एक खंड हो गया और दूसरा खंड ये वाला हो गया। तो एक क्लोज हमारे पास में ये है, दूसरा क्लोज क्या है, ये वाला, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास में दो क्लोज है। अब कौन से वाले क्लोज को क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला क्लोज है जिसमें हम शर्त रखते हैं, इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है जिसमें हम शर्त रखते हैं उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो जिसमें हम परिणाम बताते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहा जाता है इसको, प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, जिसमें हम कोई परिणाम बताते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जिसमें शर्त रखी जाती है, इसको नोट कर सकते हैं आप। साथ साथ में इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसे ही इजी वे में हम रखेंगे, ठीक है। जिसमें शर्त रखी जाती है, जिसमें हम शर्त रखते हैं, शर्त रखने वाले या शर्त वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। और इसमें रिजल्ट बताने वाला, रिजल्ट बताने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, आपका मेन क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, जिसमें पूरा जो आपका रिजल्ट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। क्या घटना होगी, जो भी हमने शर्त रखी उसका परिणाम क्या होगा, ये हमें किसमें पता चलता है, प्रिंसिपल क्लॉज में पता चलता है। क्लियर है, इज दैट क्लियर, और समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें एक और बात हम ऐड कर सकते हैं, इफ क्या होता है। इफ जो होता है आपका, ये कंजंक्शन होता है। इफ जो है कंजंक्शन का काम करता है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कंजंक्शन तो है, लेकिन ये हमेशा किस में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सामने होगा। हमेशा देखेंगे इफ जो होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसके साथ में प्रयोग होता है। इफ जो कंजंक्शन होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में प्रयोग में लिया जाता है, ना कि प्रिंसिपल क्लॉज में। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और बात इसमें हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। समझ में आ रहा है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये पूरी की पूरी तरह ये टोटली डिपेंड ऑन सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे भैया, जैसे ये वाला एग्जांपल हम देखेंगे, इफ आई कम होम आई विल मीट यू, है ना। मैं कब मिलूंगा उससे भैया, मैं तुमसे कब मिलूंगा, जब घर आऊंगा। तो अगर ये वाली एक्शन ही नहीं होगी, है ना, तो ये वाली एक्शन पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो ये टोटली डिपेंड करता है इस पे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पॉइंट, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड्स ऑन सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक पॉइंट हमें पता चलता है, एक बात हमें पता चलती है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पूरी की पूरी तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंड करता है। उसका पूरा जो परिणाम है इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये वाला एक्शन होगा तो ही ये एक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और टॉपिक इजी है। कुछ कंसेप्ट आपको समझने, कुछ स्ट्रक्चर ध्यान में रखने, और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। और भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप PYQs देखेंगे अभी तो जो आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और छोटा सा टॉपिक है, हम 2 लेक्चर में कवर अप कर लेंगे।
ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर कि कंडीशनल सेंटेंस का स्वरूप कैसा होता है, उसमें क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम इफ कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शर्त रखते हैं, इसलिए इसके साथ में इफ का प्रयोग करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज में परिणाम बताते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड करता है किस पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है किसका, कंडीशनल सेंटेंस का। अब हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के टाइप, कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ओके, देख तो फर्स्ट टाइप का हम बात करेंगे। इसको मैं वाइप आउट करूं, क्लीन कर दूं। देखो, कंडीशनल सेंटेंस के कुछ 4 प्रकार होते हैं, मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आर देयर। ठीक है, हम वन बाय वन एक एक कैटेगरी को स्टडी करेंगे और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपको पूरा कंसेप्ट जो है, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, है ना। कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन, ये होता है फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पोजीशन मतलब पद, इमेजिनरी मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ओवरऑल जब हम वर्तमान में किसी पद की कल्पना करना, क्या होता है, वर्तमान में किसी पद की कल्पना करना। आप लिख सकते हैं तब कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वर्तमान में किसी पद, पोस्ट, पोजीशन, अवस्था आदि की कल्पना। ठीक है, जब हम वर्तमान में कोई भी पद है, कोई भी रैंक है ना, या कोई पोजीशन है, कोई अवस्था है, कोई स्टेट है, उसकी हम कल्पना करेंगे तो आपको क्या करना होगा, वो कौन से टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होगा, वो होगा आपका प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। ठीक है, इस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस होगा। आप बोलेंगे सर किस प्रकार से, कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं कहूँगा कि काश में प्रधानमंत्री होता, है ना, काश में प्रधानमंत्री होता। अब मैंने काश लगा दिया, मतलब मैं कल्पना कर रहा हूँ, है ना। अब किसकी कल्पना कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की कल्पना कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्या है, एक पद है, एक पोस्ट है भैया, एक रैंक है, उसकी कल्पना कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ, वर्तमान में कर रहा हूँ। काश में प्रधानमंत्री होता, अभी नहीं हूँ लेकिन भविष्य में हो सकता हूँ, वर्तमान में अभी कल्पना कर रहा हूँ। काश में अमीर होता, ये भी क्या है, कल्पना कर रहा हूँ। किसकी कल्पना कर रहा हूँ, एक अवस्था की। अमीरी और गरीबी क्या है, एक अवस्था होती है, पद होता है ना, पोजीशन होती है। तो अगर मैं किसी पद की कल्पना कर रहा हूं, मतलब फिर क्या है, सेंटेंस का टाइप क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। काश में अमीर होता, काश में गरीब होता, इस प्रकार के होते हैं वाक्य, तो आपके होंगे प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन के वाक्य होंगे। और हम एग्जांपल देते, काश में डॉक्टर होता, काश में टीचर होता, ये सारे क्या है, पद है भैया, है ना। पोस्ट की हम कल्पना कर रहे हैं वर्तमान में खड़े होके। तो इस प्रकार के वाक्यों में जैसे और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। चलो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। जब आप प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन की बात करेंगे तो आपके पास में स्ट्रक्चर क्या होगा, देखेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं भैया, इफ तो होगा ये आपका, ठीक है, क्योंकि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाएंगे तो बिना इफ के हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग नहीं कर सकते। इफ दिखेगा, फिर आपके पास में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट, अब जब किसी वर्तमान में जब भी हम किसी पद की कल्पना करेंगे तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना, किसी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, या सिंगुलर या प्लूरल, किसी भी फॉर्म में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, उसके साथ में हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे, हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर आपका होगा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या दिखाई देगा आपको फिर, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम पद की कल्पना कर रहे हैं, है ना। जैसे वर्तमान में आप किसी पद को बता दो, मैं डॉक्टर हूं, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम डॉक्टर। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का रोल नहीं होता है। जब हम पद की बात करते हैं उसमें मेन रोल दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ रही है। जब हम किसी पद की बात करेंगे भैया, किसी अवस्था की बात करेंगे, किसी स्टेट की बात करेंगे,
है ना, तो आपको क्या होगा, सब्जेक्ट दिखाई देगा, हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसमें मेन वर्ब का रोल नहीं होता है, ठीक है। वैसे उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे इफ हमने कंजंक्शन का प्रयोग किया है, सब्जेक्ट दिखाई देगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर इसमें हमेशा वर का ही प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी पद की कल्पना करेंगे वो भी वर्तमान में, तो आपको हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है? चाहे फिर यहाँ पे आई लिखा हो या यू लिखा हो या ही लिखा हो, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये हो गया क्या, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जिसमें हम क्या बताएंगे, परिणाम बताने का काम करेंगे, तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या, सब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। और फिर आपका जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है ऑब्जेक्ट लेके, है ना, या वर्ब या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप मेन वर्ब प्रयोग हो सकता है या नहीं भी होगा तो जरूरी नहीं है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। जब आप वर्तमान में किसी पद की कल्पना कर रहे हो, किसी अवस्था की कल्पना कर रहे हो, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ये कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, किस प्रकार के वाक्य दिखेंगे, काश मैं प्रधानमंत्री होता, या अगर मैं इफ का मतलब क्या होता है, अगर, है ना, कंडीशन रखते हैं, रखने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी दूर कर देता, ठीक है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी दूर कर देता। बात समझ में आ रही है? अब पहली कंडीशन क्या बन रही है हमारी, कंडीशन शर्त क्या रख रहे हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उसका परिणाम क्या निकल के आता, मैं गरीबी दूर कर देता। इस तरह से आपको दोनों वाक्यों को समझना है, किसमें कंडीशन रख रहे हैं, किसमें शर्त रख रहे हैं, किसमें उसका परिणाम बता रहे हैं। कंडीशन वाले वाक्य को इस प्रकार से बनाना है, परिणाम वाले वाक्य को इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी दूर कर देता, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं, इफ आई, सब्जेक्ट क्या है, मेरी बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट हमारे पास में आई है, इफ आई, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयुक्त होगा, वर, इफ आई वर। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बनने की मैं कल्पना कर रहा हूं, किस पद की कल्पना कर रहा हूं, इफ आई वर पीएम। फिर सब्जेक्ट वही रहेगा आपका, रिपीट होगा, आई, और इसके साथ में आई वुड रिमूव पॉवर्टी, मैं गरीबी दूर कर देता, है ना। इफ आई वर पीएम आई वुड रिमूव पॉवर्टी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं प्रधानमंत्री होता मैं गरीबी दूर कर देता, ठीक है। इस प्रकार से आपको वाक्य दिखाई देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम करेंगे इसकी कुछ पीवाईक्यूज, है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी हमारी प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन। आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसी पद की कल्पना कर रहे हैं या किसी वस्तु की कल्पना कर रहे हैं। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश में डॉक्टर होता, काश में इंजीनियर होता, काश में अमीर होता, काश में गरीब होता, ये सब क्या है, अवस्था और पद की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि काश मेरे पास गाड़ी होती, क्या इस वाक्य में मैं किसी प्रकार की पद की कल्पना कर रहा हूं क्या? नहीं, इसमें मैं किसी वस्तु की कल्पना कर रहा हूं कि काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास घर होता। कल्पना तो कर रहा हूं लेकिन किसी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की कल्पना कर रहा हूं, ना कि पद की कल्पना कर रहा हूं। तो पद की कल्पना करेंगे तभी ये वाला फॉर्मेट आपका वर्क करेगा, ठीक है। अंडरस्टूड है? इसको आप थोड़ा सा 2 मिनट देखिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, और हम करेंगे इसके पीवाईक्यूज। कुछ पीवाईक्यूज है, बड़े इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, वो हम कभी सॉल्व करेंगे। ओके, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, क्लियर है? देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। देन प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट दिखाई देगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट में, क्योंकि कल्पना जो कर रहे हैं अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है ना। अब ऐसी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं बात, कल्पना है भैया, तो कल्पना हम भूतकाल में जानते हैं, तो इसलिए हमने पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, और इसके साथ में मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। भैया यहाँ पे ध्यान रखना, जो मेन वर्ब दिखेगा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा,
हमेशा देखेंगे, क्योंकि मॉडल है, वुड क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के साथ आप जानते हैं, मॉडल के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, हमेशा मॉडल के साथ कभी भी ना तो आईएनजी दिखता है, ना ईडी फॉर्म दिखता है, ना सेकेंड ना थर्ड फॉर्म दिखता है। ठीक है, मॉडल के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर है ये? ओके भैया, अब हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिलेटेबल है आपके जो कंडीशनल सेंटेंस है उनसे। ठीक है, सारे जो है सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, आई विश आई वर पीएम वाला क्वेश्चन, वो पूछा गया आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका एसएससी सीपीओ 2011। देन एसएससी में डीईओ और एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है 2011 में। उसके बाद एसएससी जो आपका सीजीएल होता है उस लेवल पे पूछा गया है 2013 में। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एसएससी स्टेनो में पूछा गया है। देन एसएससी सीपीओ प्री 2017। देन उसके बाद एसएससी सीपीओ प्री 2017। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। इनके अलावा भी और हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, तो वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ये वर्क करेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से ट्राई कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई कीजिए। ओके, चलो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो, सारे सेंटेंस में हम पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हम किसी पद की कल्पना कर रहे हैं, या किसी कार्य की कल्पना कर रहे हैं, या किसी वस्तु की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी पद की कल्पना कर रहे होंगे तो फिर आपको हेल्पिंग ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है, और दूसरे जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आपको वुड का प्रयोग करना है। सिंपल सी थिंग है, बिल्कुल 2 चीजें आपको याद रखनी है। इफ आई वर पीएम, काश अगर, या फिर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इफ आई वर पीएम आई विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के जो अवसर है उनको बढ़ा देता। अब किसकी कल्पना कर रहे हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता है तो ये क्या है, कोई पद की कल्पना कर रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर पद की कल्पना करेंगे तो आई के साथ क्या हेल्पिंग होगा आपका, वर्ब। करेक्ट है ना, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। सेकेंड वाला देखेंगे, फिर आप जानते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है, ना कि विल का। तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, आगे इसके साथ में वुड का प्रयोग करना है। करेक्ट क्या होगा, इफ आई वर पीएम आई वुड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो रोजगार के अवसर बढ़ा देता। सेकेंड, इफ आई वॉज एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो शिक्षा मंत्री भी भैया क्या है आपका, एक पद है, एक पोस्ट है। अगर किसी पद या पोस्ट की कल्पना कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वॉज नहीं आएगा, चाहे आई हो, लेकिन इसके साथ भी हमें क्या लगाना है, वर का प्रयोग करना है। क्या होगा करेक्ट, इफ आई वर एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड ब्रिंग मेनी रिफॉर्म्स। ठीक है, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं शिक्षा कि एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत सारे सुधार लाता। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार, किसी चीज में सुधार लाना। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना या सुधार लाना। थर्ड वन, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो अमीर और गरीब भी क्या है, पोजीशन है ना, अवस्था है, ना कि कोई वस्तु है। ठीक है, तो अगर अवस्था होगी तो फिर यहाँ पे वर होना चाहिए। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला प्रिंसिपल क्लॉज देखेंगे। अब यहाँ पे आप जानते हैं ऑलरेडी, विल तो आ ही नहीं सकता है, आपका पास फॉर्म आएगा, और वो क्या होगा, वुड। सीधा सीधा वुड लगा देंगे। इफ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प पुअर। अब देखा आपने कि विल हैव या वुड हैव इस प्रकार से कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग करेंगे, है ना। करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प पुअर। देखो यहाँ पे हैव हटा दिया तो हमने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ना कि थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस हिंदी में क्या बनेगा, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। फोर्थ वन, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है ना। आई विश का मतलब भी क्या होता है भैया, काश। देखो ध्यान से देखेंगे, इफ का मतलब भी अगर या काश होता है।
विश या आई विश, इसका मतलब भी काश या अगर होता है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं अनटिल, है ना, ये भी आपका क्या है भैया, कंजंक्शन है, जब तक की, है ना। और आप लिख सकते हैं अनलेस, इसका भी मतलब होता है जब तक की। तो ये सारे जो है आपके कंजंक्शन है। कौन से कंजंक्शन है? ये कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन है। इनमें हम कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, है ना। इन सब में हम किसी ना किसी प्रकार की कोई कंडीशन रखते हैं। तो इफ, आई विश, अनटिल, अनलेस, और एक और आता है आपका वुड दैट, ये सभी का मीनिंग क्या है? सेम है। सभी कंडीशन रखने का, शर्त रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आई विश का मतलब भी क्या होगा? काश। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता। अब अमीर व्यक्ति, है ना, ये भी क्या है? पद, पोजीशन है भैया। अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ये रैंक है, ऑर्डर है, स्टेटस है। तो हम पद की कल्पना कर रहे हैं, तो फिर आप जानते हैं यहाँ पे एम नहीं आएगा, क्या आएगा? आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके, समझ में आ रहा है? आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड, ठीक है, पद की कल्पना कर रहे हैं। फिफ्थ वाला देखेंगे, इफ ही इज अ मिलियनर ही वुड हेल्प द पुअर, अगर वह मिलियनर होता। मिलियनर का मतलब क्या होता है भैया? लखपति। मिलियनर का मतलब होता है लखपति, और बिलियनर का मतलब होता है करोड़पति। इफ ही इज अ मिलियनर, अगर वह लखपति होता, तो ये भी क्या है? स्टेटस है, अवस्था है भैया। लखपति, करोड़पति, ये भी रैंक है, अवस्था है व्यक्तियों की। तो इसमें हम किसी अवस्था की कल्पना कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे फिर आपका क्या नहीं आएगा? इज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। इफ ही वर अ मिलियनर, अगर वह एक मिलियनर होता, एक लखपति होता, ही वुड हेल्प द पुअर, वह लोगों की मदद करता, ये गरीबों की मदद करता। सिक्स्थ वाला देखेंगे, इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अगर मैं, इफ आई वॉज ही, अगर मैं वह होता, इसका मीनिंग समझेंगे। अगर मैं वह होता, कहना क्या चाह रहा है, तात्पर्य क्या होगा? अगर मैं वह होता मतलब मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं कहूंगा कि अगर मैं वह होता, मतलब मैं उसके स्थान पर होता, है ना, उसकी सिचुएशन या उसकी पोजीशन पे होता। अगर मैं उसकी पोजीशन पे होता, उसके स्थान पर होता, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। ये भी क्या है भैया? पोजीशन या अवस्था की कल्पना कर रहा हूँ। अभी मेरी अवस्था यहाँ की, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके स्थान पर होता, मतलब मैं अवस्था बदलने की कल्पना कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इफ आई वर ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट, अगर मैं वह होता या उसके स्थान पर होता, कहने का तात्पर्य क्या है? वह होता मतलब उसके स्थान पर होता या उसकी पोजीशन पे होता, तो मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। सेवंथ वाला देखेंगे, इफ आई वॉज इन योर प्लेस, वही बात है भैया, सेम है। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, ये भी हम किसकी कल्पना कर रहे हैं? पोजीशन की, अवस्था की कल्पना कर रहे हैं, स्थान बदलने की कल्पना कर रहे हैं। तो फिर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता या तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट ट्रस्ट एनीवन, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे भी हम किसी अवस्था की कल्पना कर रहे हैं, पोजीशन की कल्पना कर। अभी मेरी पोजीशन यहाँ की, और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, तो उसका स्थान वो है भैया, स्थान चेंज करने मतलब अवस्था बदल रहे हैं, ठीक है। एट वन, इफ आई वॉज इन योर शूज, वही बात है, फिर से वही है। इफ आई वॉज इन योर शूज, अगर मैं, इन योर शूज का मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। इन योर शूज मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऐसा, इसका हिंदी मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं तुम्हारे जूते में होता, नहीं भैया। देखो एग्जाम, इसको तर्क से समझो। अभी मैंने जूते पहने हुए और मेरी अवस्था यहाँ पे, मैं मेरे जूतों पे खड़ा हूँ, जूतों में खड़ा हूँ, उसके जूते वहां रखे, अगर मैं उसके जूते पहन के वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, तो इस प्रकार से कोई तर्क वितर्क मत लगाना। सीधा सीधा कहने की क्या तात्पर्य है इसका? इन योर शूज का मतलब होता है वही, तुम्हारे स्थान पर होता। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो आई वुड डू ग्रेट वर्क, मैं अच्छे काम करता, मैं महान कार्य करता, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता। अगर तुम्हारे स्थान की कल्पना कर रहे हैं, मतलब पोजीशन की कल्पना कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर आएगा। इफ आई वर इन योर शू आई वुड डू ग्रेट वर्क, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, है ना, तुम्हारे जूतों में नहीं, तुम्हारे स्थान पर होता तो अच्छे काम करता। अब किसी के स्थान पर होना, ये भी क्या है? अवस्था या पोजीशन की कल्पना करना, परिस्थिति की कल्पना करना होता है, ना कि किसी वस्तु की, ठीक है। समझ में आया? तो इसके ये कुछ क्वेश्चन और है, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और हम 2 लेक्चर में, 2 सेशन में ट्राई करूंगा कि 2 लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंस आपको पूरा कंप्लीट करेंगे, और इतना अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आए या आप नहीं कर पाए। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।